हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल दासोखा एकेडमी में स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं जो कि 8 क्लास का एनसीईआरटी है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 में उतना कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग है ना चैप्टर 2 को देखेंगे। इसमें आपका 6 क्लास का एनसीईआरटी जो आपका साइंस है ये पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है ना इसके बाद हम लोग 9 क्लास का भी लेंगे, 10 का भी लेंगे। उसके बाद है ना हम लोग फिर 6 क्लास और 7 क्लास का एनसीईआरटी भी लेंगे। तो चलिए हम लोग है ना पहले आज देखेंगे 8 क्लास के एनसीईआरटी को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम आपका अदृश्य जीव जगत हमारी आँख की क्षमता से परे। ये चैप्टर 2 हम लोग करेंगे क्योंकि चैप्टर 1 में उतना कोई खास बात नहीं है, इसलिए हम लोग चैप्टर 1 नहीं बात करेंगे, चैप्टर 2 बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग है ना बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर में सेल के बारे में जानेंगे। सेल का खोज कब हुआ था, सेल क्या है नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। ये आपका ओरिजिनल एनसीईआरटी है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका चैप्टर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसका पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मानव नेत्र केवल उन वस्तुओं को देख सकता है जो एक निश्चित आकार से बड़ी होती है, लंबे समय तक लंबे समय तक अपने पास की छोटी वस्तुओं से अभिन्न थे। समझिएगा, जो मानव आंख है ना, तो मानव आंख जो छोटा छोटा वस्तु है, ये सभी छोटे छोटे वस्तु को क्या करते हैं, वो एक जो मानव नेत्र केवल उन वस्तुओं को देख सकते हैं जो एक निश्चित आकार का होता है, निश्चित आकार से बड़ी होती है। मतलब ध्यान दीजिएगा, जो छोटा छोटा वस्तु होगा, जो सूक्ष्म वस्तु होगा, इसको मानव आंख कभी नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा छोटा वस्तु है ना, इस वस्तु को हम लोग है ना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाएंगे। जो सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इस वस्तु को हम लोग देख पाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम कोई वस्तु को, छोटे छोटे वस्तु को देख पाएंगे। और ये जो बड़ा वस्तु है, तो बड़ा वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं अपने आंखों से। देखिए बोला गया है कि बहुत समय पूर्व लोगों ने यह खोज की थी कि कांच एक वक्रित टुकड़ा छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखा सकता है। क्योंकि आप लोग जब छोटा सा प्रैक्टिकल बॉक्स लिए होंगे, तो प्रैक्टिकल बॉक्स में इस टाइप का एक लेंस होता है। इस लेंस से हम लोग क्या करते थे छोटे बचपन में, हम लोग क्या करते थे, जो छोटा वस्तु होता था ना, उसको हम लोग देख पाते थे। तो ये क्या करता है, ये जो लेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग आवर्धक लेंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस बोलते हैं। इस आवर्धक लेंस के वजह से जो है ना, जो छोटा वस्तु है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा करके देखते थे। ये प्रैक्टिकल बॉक्स में दिया रहता है। ठीक है, तो वही बोला गया, ध्यान दीजिएगा। तो है ना, बहुत समय पूर्व लोगों ने यह खोज की कि कांच का एक वक्रित टुकड़ा, एक टुकड़ा है, और इससे क्या करता था, वो कोई भी छोटा वस्तु था उसको बड़ा करके वो देखता था। ठीक है, देखिए यह कांच का टुकड़ा मसूर की दाल, लेटिन के दाने जैसा था, जो कि बीच से क्या था, मोटा था, और किनारों पे क्या था, पतला था। समझिएगा, ठीक, जो है ना, जो एक कांच का टुकड़ा था, एक कांच का टुकड़ा क्या था, मसूर के दाल के जैसा था, है ना, जो कि है ना बीच में क्या मोटा, बीच में ये मोटा, और किनारे पे क्या है आपका पतला। तो ध्यान दीजिएगा, जो लेंस है ना, इसे क्या कहा गया, लेंस कहा गया। देखिए जो लेंस है ना, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। जो लेंस होते हैं, लेंस आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या आपका उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, और एक क्या था आपका अवतल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस और एक क्या था आपका अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो अवतल लेंस है ना, तो जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वो आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से क्या होता है, किनारों पे पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। लेकिन जो है ना, जो जो अवतल लेंस होता है, तो जो अवतल लेंस होता है, ये क्या होता है आपका, किनारों पे मोटा, बीच में क्या होता है, पतला होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, अवतल लेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी छोटे वस्तु है, उस वस्तु को हम लोग देखने के लिए लेंस का ही प्रयोग कर सकते हैं। बिना लेंस के हम लोग कोई भी छोटे वस्तु को नहीं देख पाएंगे। देखिए कि जो हम बोले वही आवर्धक लेंस, तो आवर्धक लेंस से लेकर सूक्ष्मदर्शी तक प्रत्येक नए उपकरणों को मनुष्य वह देखने के लिए सहायता की, जिसे नगर आंखों से नहीं देखा जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, जो मनुष्य है,
तो मनुष्य को जो छोटे छोटे वस्तु है, जो मनुष्य इस छोटे वस्तु को आंखों से नहीं देख सकते हैं, इस छोटे छोटे वस्तु को देखने के लिए, है ना धनजीगा, तो उन्होंने किसका उपयोग किया था? आवर्धक लेंस का उपयोग किया था। और इस आवर्धक लेंस के उपयोग से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी छोटा वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार ने छोटे छोटे जीवों से भरे एक अद्भुत और दृश्य संसार का मार्ग प्रशस्त किया। धनजीगा, जो सूक्ष्मदर्शी है, ये जो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है, जो माइक्रो, जो है ना, एक आपका एक माइक्रोस्कोप है, और इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज है ना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के देख सकते हैं। देखिए, जो आपका जो नाइन जो इसमें दिया हुआ है, इसमें आपका 1660 करके दिया हुआ है, और जो आपका 9 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें आपका 1940 दिया हुआ है, और जो है ना, जो आपका 11 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें आपका 1950 दिया हुआ है, कि है ना 1900, मतलब कि 1660 में आवर्ध लेंस का खोज हुआ था, किसके अनुसार? क्लास 8 के अनुसार, और 1940 में 9 क्लास के एनसीईआरटी के अनुसार, और 1950 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको है ना हम लोग है ना एक एक आपको डेट रखना पड़ेगा, एक है ना लगभग में डेट रखना पड़ेगा, औसत डेट रखना पड़ेगा 1931। ध्यान दीजिएगा, 1931 में जो आवर्धक जो सूक्ष्मदर्शी है, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इसका खोज हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, इसका खोज है ना 1931 ईस्वी में एक दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था एम एम नॉल, और एक का नाम था इरस्का, इरस्का। ये दोनों वैज्ञानिक ने मिल करके माइक्रोस्कोप का खोज किया था, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज किया था, कब? 1931 में किया था। और 1931 ईस्वी के बाद ही जो है ना, जितना भी जो कोशिका है, कोशिका के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिला था वैज्ञानिक सबको। ठीक है, तो ये देखिए ये सभी सजीव, चाहे वो पौधे हो अथवा जंतु हो, जीव कहलाते हैं। तो देखिए, सजीव कहने का मतलब है जिसमें जान हो, जिसमें जी जान होगा वो क्या आपका जीव कहलाएगा। धन्यवाद। देखिए, आपकी आंखों से दिखाई देने वाले सबसे छोटा जीव कौन सा है, इस विषय पर चर्चा कीजिए। और धन्यवाद। वस्तुतः आपकी आंखें कितनी छोटी वस्तु देख सकती है। देखिए, जो हम लोग का जो वस्तु है, हम लोग का जो आंख है, वो तो बहुत अधिक छोटा वस्तु तो नहीं देख पाएगा। छोटा वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे, इसी से हम लोग क्या करेंगे? आंख को देख पाएंगे। चलिए, कुछ क्रियाकलाप है उसको देखते हैं। देखिए, क्रियाकलाप है आपका, बोल रहा है कि दर्शाए गए अनुसार एक गोल पेंदे वाला फ्लक्स लीजिए, इसे जल से भरिए। तो फ्लक्स के मुंह पर कॉर्क से बंद कर दीजिए। कॉर्क आपका ये जो वृक्ष है ना, वृक्ष में पाया था कॉर्क, उसी से क्या बोल रहा है, इसको बंद कर देने के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि ना, अब बोल रहा है कि अब फ्लक्स को एक खुली पुस्तक पर रखिए और इसके माध्यम से पुस्तक के अक्षर को देखिए। बोल रहा है लेकिन अब कोई आप एक गोल पेंदे वाला एक फ्लक्स लीजिए, उसमें जल भरिए, और जब आप क्या कीजिएगा, फ्लक्स को बंद कर दीजिए। जब आप क्या कीजिएगा, कोई पुस्तक पर रखिएगा ना, वो क्या करेगा, वो पुस्तक को क्या करेगा, उसके माध्यम से आप क्या कीजिएगा, पुस्तक को जब देखिएगा ना, तो वो अक्षर क्या करेगा, बड़ा बड़ा दिखाई देगा। समझिएगा, तो है ना, जो ये बड़ा दिखाई देगा, और वो किसका काम करेगा, वो आपका आवर्धक लेंस का काम करेगा। समझिएगा, तो जल, क्योंकि जल से भरा एक फ्लक्स, है ना, जल से भरा यह फ्लक्स एक आवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है। यह एक वास्तविक आवर्धक लेंस लीजिए और छोटे जीव जैसे चींटी को देखिए, आपके शरीर की संरचना से पहले अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। है ना, लंबे समय तक, है ना, आसपास सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उत्सुक थे आदमी सब। ठीक है ना, अपनी आंखों, नगन आंखों से नहीं देख पाते थे। ठीक है ना, समझ गए? तो इसीलिए है ना, जो वैज्ञानिक सब है ना, तो वो क्या करते थे पहले, है ना, जो एक कोई बोतल लिया, कांच का बोतल लिया, उसमें क्या भर दिया, जल भर दिया, और जल भरने के बाद क्या होता था, जब उसको कोई पुस्तक पर रखा जाता था, तो वो क्या करता था, जो वो छोटा छोटा जो आपका ये अक्षर था, उसको क्या करता था, वो बड़ा करके दिखाता था। उसी को है ना हम लोग क्या करते हैं, आवर्धक लेंस कहते हैं। है ना, समझ गए? आवर्धक लेंस कहते हैं। और आवर्धक लेंस के वजह से ही फर्स्ट टाइम में जो वैज्ञानिक सब है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, उसको क्या किए थे, देख पाए थे। चलिए, अब हम लोग
यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का पता चलेगा। देखिए वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक ने माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। ध्यान दीजिएगा 1665 ईस्वी में एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक थे। आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि 1665 ईस्वी में है ना रॉबर्ट हुक ने ध्यान दीजिएगा रॉबर्ट हुक ने ओक पेड़ की छाल से ध्यान दीजिएगा 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने हुक ने ओक ओक पेड़ पेड़ की छाल छाल में एक मधुमक्खी के मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना को देखा और उसी संरचना में उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव था और वो जीव क्या था, मरा हुआ अवस्था में था और उसी जीव को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया था। ध्यान दीजिएगा ये ना आपका ओक नामक पेड़ में जो रॉबर्ट हुक है सबसे पहले कोशिका को देखा था और वो जो कोशिका को देखा था ना वो क्या था, मरा हुआ कोशिका था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा वही दिया हुआ है कि 1665 ईस्वी में वर्ष 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने अपनी उसका पुस्तक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक प्रकाशित की और वे एक है ना सतर्क प्रेक्षक और कौशल कलाकार भी थे। इस पुस्तक में उन्होंने अत्यंत छोटे छोटे वस्तुओं के आवर्धित चित्र दिखाए जिन्हें लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, है ना। ये वस्तुएं उन्होंने उस उपकरण से देखी जिसे हम आज सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। समझ गए, उसमें ये माइक्रोस्कोप नहीं था, सूक्ष्मदर्शी नहीं था। समझ गए, इन्होंने क्या किया, आवर्धक लेंस की मदद से, किस लेंस की वजह से, आवर्धक लेंस की मदद से उन्होंने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को देखा और ये है ना और ये सब चीज को अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इन्होंने बताया था। अगर कि उनका सूक्ष्मदर्शी नगन आंखों से देखी जा सकने वाली वस्तुओं को वास्तविक आकार से 200 से 300 गुना अधिक बड़ा दिखा सकता था। जो जो ये रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, ये जो हम खुली आंखों से जो चीज को देख रहे हैं, है ना, तो उस वस्तुओं को वास्तविक आकार से, मान लीजिए अगर ये वस्तु 10 अगर ये वस्तु मान लीजिए ना 10 ये वस्तु मान लीजिए ना 10 पिक्सल तक ये लंबा बड़ा दिखाई देता है, ये कहना आपका 10 से कितना 200 300 गुना ये अधिक बड़ा दिखाई देता था। मान लीजिए वस्तु ये छोटा है, इसका 200 300 गुना करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा और इतना ही बड़ा ये दिखाई देता था इसके माइक्रोस्कोप से, रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से। अगली की है ना उन्होंने रॉबर्ट हुक ने इन्होंने एक दिन कॉर्क के एक पतले टुकड़ों को देखा जो हम बताए थे और ये कॉर्क था ना, ध्यान दीजिएगा ये कॉर्क जो था ना ये आपका ओक नामक एक पेड़ था और इसी पेड़ के है ना, इसी पेड़ के कॉर्क किसको कहते हैं, जो ये आपका ये पेड़ है, इस पेड़ के जो छिलका होते हैं, इस छिलका के अंदर वाले भाग को वो क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। और इसी कॉर्क में इन्होंने देखा ये है ना मधुमक्खी के छत्ते के समान, किसके समान, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, है ना, उन्होंने देखा और उसका चित्र बनाया एवं प्रत्येक छोटे भाग को कोशिका का, ध्यान दीजिएगा ये ना कोशिका जो शब्द है ना, कोशिका पहले इन्होंने जो छत्ते देखा था, ये छोटे छोटे जो छिद्र देखे थे, इस छिद्र को उन्होंने क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया, सेलुला नाम दिया। और सेलुला का अर्थ होता है आपका छोटा कमरा होता है, सेलुला का अर्थ क्या होता है, छोटा कमरा होता है। और ध्यान दीजिएगा और इसी को उन्होंने क्या कहा, और ये सेलुला जो है ना, इसी सेलुला से सेल का निर्माण हुआ था, किसका निर्माण हुआ था, सेल का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगली की और ध्यान दीजिएगा और विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। जो विज्ञान है तो विज्ञान के क्षेत्र में जीवन की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या आपका कोशिका है। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम लोग का जो शरीर है ना, देखिए हम लोग का जो शरीर है ना, जो शरीर है ये कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिला, ये क्या बना, उत्तक बना। जब बहुत सारा उत्तक मिला क्या बना,
अंग बना, जब बहुत सारा अंग मिला तो क्या बना, अंग तंत्र बना, और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिला तो क्या बना, शरीर बना। ये सब मिल करके हम लोग का जो शरीर है, हम लोग के शरीर का संरचना है। इसीलिए धनजीगा तो विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। जैसे कि हम बताए थे उधर में कि 1660 के दशक में आसपास में एंटोनी ल्यूवेनहॉक नामक एक डच वैज्ञानिक ने अधिक परिष्कृत लेंस बनाए। 1660 में क्या किया, एक एंटोनी ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, एक लेंस बनाया, एक लेंस बनाया और उन्होंने अधिक उपयोगी सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। और वह सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, रक्त कोशिकाएं कौन आपका, आरबीसी, रक्त कोशिकाएं को स्पष्ट रूप से देखने का वर्णन करने के लिए प्रथम व्यक्ति थे। हाँ जी, देखिए जो आपका एंटोनी ल्यूवेनहॉक इन्होंने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में एक कोशिका का जो खोज किया था इन्होंने, धनजीगा जीवाणु में इन्होंने, है ना, कोशिका का खोज किया था। और ये कोशिका क्या था आपका, सजीव कोशिका था। धनजीगा ये सजीव कोशिका का खोज किया था। जो आपका रॉबर्ट हुक किया था, ये क्या था आपका, निर्जीव कोशिका था, ये मरा हुआ कोशिका था, ये था आपका निर्जीव कोशिका था। इसके अनुसार जो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था वो था निर्जीव कोशिका था। और 1674 ईस्वी में और 1674 ईस्वी में जो ये 1674 ईस्वी में जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो ने खोज किया था, ये कौन सा कोशिका था आपका, जीवित कोशिका था। समझिएगा, देखिए जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक है ना, ये बहुत सारे कोशिका का खोज किया था। जैसे आपका है ना स्पर्म कोशिका, स्पर्म की कोशिका का खोज किया था, है ना, ओवा की कोशिका का खोज किया था, ठीक है ना, जीवाणु का खोज किया था, ठीक है, जीवाणु कोशिका का खोज किया था। और ये इसी तरह बहुत सारे कोशिका का ये खोज किया था, ठीक है। ध्यान तो है ना, तो देखिए ना, तो उन्होंने क्या किया कि उनका वर्णन करने में प्रथम व्यक्ति थे, तो है ना, तो इसी कारण इन्हें सूक्ष्म जैविक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि जो है ना एंटोनी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी एंटोनी ल्यूवेनहॉक है ना, को सूक्ष्म जैविकी विज्ञान का जनक कहा जाता है, विज्ञान का जनक कहा जाता है किसे, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को। नेक्स्ट यही आपका है ना, ध्यान दीजिएगा, यही है आपका सूक्ष्मदर्शी है जो आपका एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने बनाया था। और इसमें है ना आवर्धक लेंस का उपयोग करके उन्होंने बनाया था, कब, 1660 में। और इसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में एक कोशिका को देखा और वो कोशिका कैसा था, सजीव कोशिका था। अब ये कोशिका क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये कोशिका क्या है, ये कोशिका सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे हम बताए थे। समझिएगा, तो ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है ना, ये छोटे छोटे सूक्ष्म मिल करके कोशिका का निर्माण किया, कोशिका का निर्माण किया। और बहुत सारा कोशिका मिला तो किसका निर्माण किया, उत्तक का निर्माण किया। बहुत सारा उत्तक मिला तो किसका निर्माण किया, अंग का। अब बहुत सारा अंग मिला तो अंग तंत्र का। अब बहुत सारा अंग तंत्र मिला तो किसका निर्माण किया, शरीर का निर्माण किया। ऐसी तरह हम लोग का जो शरीर है इसका निर्माण हुआ है, समझिएगा। तो वही बोला गया जो सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जितना भी सजीव है, जितने जान है, वो सभी चीज आपका कोशिकाओं से ही बने होते हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा, यह देखकर आश्चर्यचकित होगा कि कोशिकाएं वास्तव में कैसी होती है। एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की मूल संरचना अधिक गहनता से अवलोकन करें। बोल रहा है जो कोशिका है ना वो कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, इसको हम लोग एक माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम इसे देख सकते हैं। जो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम इसे देख सकते हैं कि कोशिका क्या है, नहीं है, इसका संरचना कैसा है, लेकिन खुली आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। अब देखिए कि बोला गया है कि कोशिका का अध्ययन करना है कुछ। यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप बोल रहे हैं कि एक रसोई घर का प्याज लीजिए, ठीक है ना, आप प्याज को लंबवत काट दीजिए। ये प्याज है, इसको लंबवत काट दीजिए, काट दिए,
एक टुकड़ा लीजिए और एक चिमटा से उनकी भीतर पतली एवं पारदर्शी परत को बाहर निकाल लीजिए। बोल रहे हैं कि एक है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक है ना, प्याज को काटिए, पारदर्शी परत, पारदर्शी मतलब क्या, जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं, उसको लीजिए और उस, है ना, इस परत को प्याज की झिल्ली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस परत को हम लोग क्या कहेंगे, प्याज की झिल्ली कहेंगे। देखिए प्याज की झिल्ली को 30 सेकंड के लिए सैफरीनील, लाल रंग का अभिरंजक, एक आपका लिक्विड होता है सैफरेनील, लाल रंग का एक रंजक है, इसको कुछ बूंद बोल रहा है उस पर डाल दीजिए और इससे कोशिकाएं गुलाबी रंग का हो जाएगा। जो कोशिका है देखिए, एक बूंद डालने के बाद क्या होगा, कोशिका यहाँ पे गुलाबी रंग का हो गया। ठीक है, तो उन्हें हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, धन्यवाद, स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि जो कोशिका है ना, इसे देख पाएंगे आप लोग स्पष्ट रूप से। तो आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिकल, एक प्याज लीजिए, उसके अंदर से झिल्ली निकाल लीजिएगा, झिल्ली निकालने के बाद क्या कीजिए, एक सैफरेनील की बूंद आता है मार्केट में, उसको लेकर के इस पर डालिएगा, तो उसका क्या कलर हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। जब गुलाबी रंग का हो जाएगा तो वही आपका क्या कोशिका है। तो एक पतले ब्रश की सहायता से प्याज की झिल्ली को दूसरे पेट्री डिश में रखिए और जिसमें पानी हो ताकि अभिरंजक निकल जाए, फिर पानी में डाल दीजिए। जब वो पूरा हट जाएगा, है ना, तो एक प्याज अभिरंजक झिल्ली को कांच की स्लाइड पर एक पतले ब्रश की सहायता से रखिए और ध्यान रखिए टूटे नहीं, है ना। अब देखिए क्या ना, तो स्लाइड पर प्याज की झिल्ली के ऊपर ग्लिसरीन की एक बूंद डालिए। ग्लिसरीन कोशिकाओं को सूखने से बचाएगा और उन्हें अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करेगा। तो धीरे से एक कवर स्लिप को सुई की सहायता से प्याज की झिल्ली को रखिए ताकि बुलबुले अंदर ना जाएं। अब फिर बोल रहा है आपका कि शोषक पत्र कवर किनारे पर जम जाएगा, जमा ग्लिसरीन को हल्के से पोंछिए और आप स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अवलोकन कीजिए कि एक कागज से निर्मित मोड़े जा सकने वाले सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकते हैं। है ना, दोस्तों इसी प्रकार है ना, आपको ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है ना, तो यहाँ पे अवलोकन क्या आया कि ना, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं होती है जो बिना किसी अंतराल के सघन रूप से व्यवस्थित होती है। सघन मतलब क्या है ना, घनाकार, बिना वो घनाकार होते हुए भी क्या रहती है। अब आप अपने आसपास के विभिन्न पौधों के पत्ते को झिल्ली से देखिए और आप पाएंगे कि सभी पौधे में कोशिकाओं के बने होते हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो पूरा निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष ये निकला, ये बताना चाह रहा है कि जितना भी है ना, यहाँ बोल रहा है कि आप प्याज लीजिए, काटिए उसको, उसको झिल्ली निकालिए और सैफरनील के रंग, सैफरनील का जो लिक्विड है उस पर डालिए, डालने के बाद वो है ना गुलाबी कलर हो जाएगा। फिर उसको पानी में धो डालिए, धोने के बाद क्या होगा, फिर उसको अच्छा से उसको ब्रश से साफ कर दीजिए, साफ करने के बाद उसमें उसको एक माइक्रोस्कोप सहायता से देखिए तो आपको कोशिका दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बताना चाह रहा था, जब कोशिका दिखाई पड़ गया तो इससे क्या पता चला, ध्यान दीजिएगा, कि जितना भी है ना, जितना भी पेड़ पौधे हैं, है ना, जितना भी पेड़ पौधे हैं और जितना भी जंतु है, वो सब का शरीर किससे बना, आपका कोशिकाओं से बना हुआ है। बस यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है। उसी प्रकार ये भी आपका क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जो ये कोशिका है, ठीक है, और ये कोशिका के बाहरी परत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झिल्ली बोलते हैं, और इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली, इसको दोनों कहते हैं हम लोग, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो एक कोशिका है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा द्रव्य भरा होता है, पदार्थ भरा होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब भरा होता है। इसी में ना ध्यान दीजिएगा, ये कोशिका हुआ, इस कोशिका के अंदर इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कोशिका झिल्ली बोलेंगे, इसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। और इसी कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसी में आपका जो द्रव्य भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बीच वाला आपका क्या केंद्रक है, बीच वाला आपका केंद्रक है। और समझिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी में आपका लाइसोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज पाया जाता है। इसी के ऊपर है ना आपका ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर आपका ईआर पाया जाता है, अंतःपर्दिक जालिका पाया जाता है ना। इसमें आपका है ना, केंद्रक में ही आपका डीएनए पाया जाता है ना, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ये सब चीज क्या है, ये पाया जाता है किसमें, कोशिका में। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए जो कोशिका है, तो कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं। बाहरी भाग
परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। जस्ट बताइए, कोशिका है तो कोशिका की ये सबसे जो बाहरी परत है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और मध्य भाग की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया। ये कोशिका है, इस वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। वही बोल रहा है वहाँ पे, है ना, कोशिका झिल्ली कहेंगे। और इसके बीच में क्या होता है, आपका केंद्रक होता है, बीच में केंद्रक होता है। और ध्यान दीजिएगा, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक, एक केंद्रक हुआ और कोशिका झिल्ली, इसके बीच है ना आपका, है ना, बहुत सारा आपका, है ना, खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान में कोशिका द्रव्य भरा होता है। इस खाली स्थान में क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या आपका, है ना, देखिए कोशिका, ये हुआ कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये बाहरी परत हो गया कोशिका झिल्ली, ठीक है। और कोशिका झिल्ली हो गई ये बाहरी परत, ठीक है। ये बाहरी परत क्या हो गया, ये बाहरी परत हो गया कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बीच में एक होता है कि आपका गोलाकार संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो बहुत सारा द्रव भरा होता है, इसी द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और इसी कोशिका द्रव्य में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब चीज क्या यहाँ पे भरा होता है। और ये केंद्रक है ना, इस केंद्रक में आपका डीएनए, है ना, डीएनए होते हैं, जो कि क्या, डीएनए क्या आपका एक अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का स्थान कोशिका द्रव्य से भरा होता है ना। कोशिका को तीन मूल भाग, अर्थात कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, एक कोशिका का तीन मूल भाग है, ठीक है। तो कुछ कोशिकाओं, जैसे प्याज की झिल्ली, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, कोशिकाओं एक अतिरिक्त बाहरी परत होती है ना, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। समझिएगा, ठीक बोल रहा है कि, है ना, ये जो कोशिका, कुछ कोशिकाओं जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं एक अतिरिक्त बाहरी परत, इसलिए मान लीजिए जंतु कोश, जितना भी जंतु कोशिका है ना, तो जंतु कोशिका में आपका क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है। लेकिन है ना, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आपका जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, और कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर है ना आपका क्या होता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें पादप कोशिका में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो प्याज भी क्या आपका पादप है, पादप वर्ग का पादप है, ये पेड़ पौधा है। तो इसमें भी क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें भी क्या होगा, पहला जो इसका पार्ट होगा कोशिका भित्ति होगा, और कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगा। अलग की कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका संरचना का क्या महत्व है, क्या कार्य करते हैं, छोड़ दीजिए। ताकि कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य और केंद्रक से घिरी रहती है। जो कोशिका झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है, वो केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक से क्या होती है, घिरी रहती है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये जो जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में जो आपका पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में क्या आपका जो कोशिका द्रव्य जो है ना, जो कोशिका कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका द्रव्य और क्या केंद्रक को क्या करते हैं, घेरे रहती है। तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को क्या करती है, घेर करके रखता है। तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है। ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली है ना, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली जो है ना, जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका का जो बाहरी परत है कोशिका भित्ति, और जो जंतु कोशिका है इसका जो है ना क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, बाहरी परत। बोले रंध्र, बोल रहे रंध्र यह होती है जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश, अपशिष्ट को, है ना, निष्कास को नियंत्रित करती है। ध्यान दीजिएगा, जो कोशिका झिल्ली है ना, तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या कर बाहर होगा, जो है ना, जो अच्छा पदार्थ है वो क्या कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोशिका द्रव्य में कोशिका के अन्य घटक और यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण उपस्थित होते हैं। जो कोशिका में जो घटक होते हैं, मैंने कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कोशिका कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा और क्या खनिज लवण पाया जाएगा। तो अधिकांश जैव प्रक्रम कोशिका द्रव्य के भीतर ही होता है। जितना भी जैव प्रक्रम मतलब क्या, जैविक क्रियाएं जो होती है, समझिएगा, ये सब क्रिया क्या होती है, कोशिका के अंदर ही होती है।
जैसे कि है ना धन जगह, जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और उस खाना से हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोजन मिलता है। और ग्लाइकोजन जो है ना, जो ग्लाइकोजन बनता है वो कैसे बनता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ना ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज क्या करता है, आपका O2 से अभिक्रिया करता है, टूटता है, और टूटने के बाद क्या करता है, CO2 बनाता है, जल बनाता है ना। और क्या करते हैं ना, अधिक मात्रा में आपका ऊर्जा प्रदान करता है, और ये ऊर्जा हमें ATP के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये कोशिका के भीतर होने वाली सभी गतिविधियों को केंद्रक नियंत्रित करती है। ध्यान दीजिए, जितना भी कोशिका के अंदर जो काम हो रही है उस सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, केंद्रक करता है। या वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। ध्यान दीजिए, कोशिका की वृद्धि जो हो रहा है उसको भी नियंत्रित कंट्रोल करके रखता है कौन, आपका केंद्रक ही रखता है। तो कोशिका के भीतर होने वाली गतिविधियों को केंद्रक क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती और दृढ़ता प्रदान करती है, मतलब मजबूती, कठोरता प्रदान करती है। अच्छा बताइए, जो कोशिका भित्ति है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज सेल्यूलोज का बना होता है। जो कोशिका भित्ति होता है, पादप का कोशिका भित्ति, ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है और मजबूत होता है, ठीक है ना, किसमें, पादप कोशिका में। यही कारण है कि सभी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के साथ क्या सघन रूप से व्यवस्थित रहती है एवं उनकी संरचना ढीठ होती है। धन्यवाद। तो कोशिका भित्ति के कारण ही जो पादप की कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं। और सघन मतलब क्या, घनाकार होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। और इसी कारण जो है ना, एक दूसरे से क्या तो बहुत ज़्यादा संरचनाएं बनाए रखती है, और क्या तो बहुत ढीठ होते हैं और क्या मजबूत होते हैं। अब देखिए एक सोपान ऊपर, देखिए देखिए पौधे देखिए सभी पौधे ये सभी पौधे के सभी भागों की कोशिकाएं में छड़ाकार संरचनाएं होती है जिन्हें लवक कहते हैं। प्लास्टिड, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड। धन्यवाद। ये प्लास्टिड कुछ लवक जैसे हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पनहरित होते हैं, पनहरित होता है, उन्हें हरा बनाता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। 2 मिनट। देखिए, जो प्लास्टिड है ना, जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। जो लवक है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो लिखा हुआ है आपका क्लोरोप्लास्ट, है ना, धन जगह। तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या करते हैं, हरित लवक कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में भी एक लवक पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो पत्ती का रंग है ना वो कैसा होता है, आपका हरा होता है। और समझ गया। और ये जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है जो उसको बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम धातु कहते हैं, है ना। और ध्यान से जिस पत्ती में ये क्लोरोफिल होगा उसमें क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। और पत्ती में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से तो पहला क्या जाने कि जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड 3 तरह के होते हैं। 3 तरह हम लोग क्या पहला जाने, तो पहला क्या आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हरित लवक बोलेंगे। और हरित लवक में भी एक पिगमेंट पाया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल में आपका एक धातु पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीशियम धातु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो दूसरा है आपका हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, 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 क्रोमोप्लास्ट। इसको बोलते हम लोग क्या, वर्णी लवक कहते हैं, वर्णी लवक, वर्णी लवक। इसके कारण है ना धन जगह, जो कभी कभी आप सजावटी पौधे सब देखे होंगे कहीं पे, जैसे आप पार्क से गए होंगे तो वहाँ पे लाल कोई पौधा देखे होंगे, उसमें लाल पीला पत्ती होता है, कभी कभी उस पर थोड़ा सा छिटा छिटा टाइप का रहता है। तो उसी सब पत्ती में ना आपका ध्यान जगह एक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट, ध्यान जगह। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही ध्यान जगह उस पत्ती का जो कलर है ना लाल होता है, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण पीला कलर होगा।
क्रोमोप्लास्ट के कारण होगा। तो ये धन ये क्या करता है आपका ना, ये कोई चीज़ को रंगीन करता है, रंगीन बनाता है, सब रंग उसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, समझ गया। तो पहला क्या था आपका क्रोमोप्लास्ट, दूसरा पहला क्या था आपको क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, है ना। और एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, तो ल्यूकोप्लास्ट के कारण समझ गया, इसको बोलते हैं क्या, ओवर्नी लवक। आप लोग पढ़े भी होंगे ओवर्नी लवक, समझ गया। ये ओवर्नी लवक के कारण है, जो ओवर्निक लवक है, ये ओवर्नी लवक के कारण है समझ गया, पौधे के कुछ भाग क्या होते हैं, सफेद होते हैं, क्या होते हैं, सफेद होते हैं। जो जो ये ओवर्नी लवक है, ओवर्नी लवक है, तो ओवर्नी लवक के कारण है, ओवर्नी लवक के कारण ही पौधे का कुछ भाग क्या था, सफेद होता है। जैसे कि आपका था जड़, तो पौधे का जड़ क्या होता है, सफेद होता है ना। तो पौधे के जड़ में आपका यही पाया जाता है, कौन, आपका वर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है ना। तो इसी प्रकार है ना धन जगह, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हरित लवक, है ना, एक क्या आपका वर्णी लवक, एक क्या आपका ओवर्णी लवक। ठीक है, अभी की है ना, अभी की प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है ये क्लोरोफिल जो बताए, क्योंकि ओहरित भागों में ये पदार्थ भंडारित में सहायता करते हैं। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा खाली स्थान दिखने वाला स्थान होता है, जिसे रसधानी कहते हैं। रसधानी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें वैक्यूल्स कहते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स कहते हैं। धनजगा ये जो है ना, जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिका में क्या होती है धनजगा, जो भोजन बनता है ना, तो भोजन को भंडारित करने के लिए है ना, एक स्थान होता है, जिस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्यूल्स कहते हैं, रसधानी कहते हैं। देखिए, देखिए जो है ना, जो आपका पादप कोशिका है ना, तो पादप कोशिका क्या करता है, अपने भोजन को, जो पादप कोशिका है, जो कार्बोहाइड्रेट को, जो पादप कोशिका है, जो कार्बोहाइड्रेट को है ना, ये क्या करता है आपका ना, जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करते हैं, ये आपका स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। और स्टार्च को हम लोग क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। समझ गया। जो पादप कोशिका है, तो ये ना अपना जो भोजन है, जो उसका भोजन जो कार्बोहाइड्रेट है, जो बना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, ये क्या करता है, इसको जमा करता है। इसको जमा करने का काम वो किस रूप में करता है, स्टार्च रूप में करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। ठीक है, और धन जो मानव है, जितना भी जीव जंतु है या मानव है, ये क्या करता है, जो अपना कार्बोहाइड्रेट है, जो क्या, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इसको यह क्या करता है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या करता है, संचित करता है, रूप में संचित करता है, में संचित करता है। लेकिन जितना भी आपका है ना जीव जंतु है, मानव नहीं, मानव भी हो गया आपका, जीव जंतु जितना भी जीव जंतु, ये सभी जीव जंतु क्या करता है, अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के रूप में अपने शरीर में क्या करता है, वो स्टोर करता है। जब हम भूखे रहते हैं तो ये ग्लाइकोजन क्या करता है, जो हम लोग के शरीर को धीरे धीरे क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, यही ग्लाइकोजन। ठीक है, पादप कोशिका या पादप कोशिकाओं के महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने के लिए, अपशिष्ट पदार्थों को छुटकारा पाने के लिए कोशिकाओं का आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। जो रसधानी है ना, रसधानी क्या करता है, जो पादप कोशिका है ना, तो पादप कोशिका को जो संग्रहित करने वाले, जो संग्रहित करने जो पदार्थ उसको संग्रहित जमा करता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ उसको बाहर निकालता है ना, और कोशिकाओं को आकार को बनाए रखता है। जो कोशिका का आकार है, ये आकार इसको क्या करता है, ये बनाए रखता है। तो बनाए रखने का काम कौन करता है, आपका रसधानी करता है। कौन करता है, रसधानी, रसधानी करता है। साथ ही यह पौधों को दृढ़ता, है ना, या पौधों को दृढ़ता, है ना, अवलंबन भी प्रदान करता है। ये पौधों क्या करता है, लंबाई में भी वृद्धि करता है, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है ना। जंतु कोशिका में धानियां प्राय अनुपस्थित होती है। धनजगा देखिए ना, जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में जो रसधानी है, पादप कोशिका में जो रसधानी है, जो वैक्यूल्स है ना, जो रसधानी है, ये क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिका है, जो जंतु है, जंतु में क्या होता है, रसधानी नहीं पाया जाता है। जंतु में क्या होता है, रसधानी नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में रसधानी क्या होता है, अनुपस्थित होती है, नहीं पाया जाता है। धनजगा जो पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में जो रसधानी है, यही रसधानी क्या करता है, जो वो भोजन बनता है, वो भोजन क्या करता है, अपने आप में स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, आपका रसधानी करता है। किसका, पादप कोशिका का जो भोजन बनता है उसमें, उसको। ठीक है, जो स्टार्च है, जो मंड है, वो मंड को स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, रसधानी करता है।
लेकिन जंतु कोशिका में ये क्या करता है, नहीं पाया जाता है। तो है ना, देखिए यदि होती तो सामान्यतः छोटी होती, ठीक है ना। अगर ये होता भी है ना, तो छोटा होता है, बहुत आकार में छोटा होता है, ठीक है ना, नहीं के बराबर होता है। ये छोटी धानियाँ पानी में घुले कुछ पदार्थों को संग्रहित करती है ना। अतः कोशिका तरल पदार्थ का एक थैला मात्र नहीं है ना, अपितु कोई विभिन्न बनी एक जटिल संरचना है, जिनमें प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है ना। कोशिकाओं और साथ ही महत्वपूर्ण जीव के लिए काटना संभव होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर जंतु में ये छोटा अगर होता भी है तो ये बहुत छोटा होता है, सामान्य होता है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी धानियाँ पानी में घुले पदार्थ हो, जो पानी हम पीते हैं, उस पानी में क्या होता है, जो पदार्थ घुला हुआ है, जो ये पानी है, उस पानी में क्या होता है, जो पदार्थ घुला हुआ है, जैसे मान लीजिए पानी में आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कुछ मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये कुछ कुछ पदार्थ घुला हुआ है। तो वो पदार्थ को क्या करता है, ध्यान से, तो वो पदार्थ क्या करता है, ये जो आपका ये जो राजधानी है, उसको क्या करता है, वो संग्रहित करता है, और उस पर क्या करता है, कोशिका तरल पदार्थ का एक मात्र, है ना, एक थैला मात्र नहीं, ध्यान से, जो कोशिका है ना, एक तरल पदार्थ का थैला नहीं है। इसमें क्या बहुत विभिन्न तरह के जटिल संरचना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, है ना, बहुत ज़्यादा ये जटिल है ना, बहुत ज़्यादा जटिल समझना ये आपका कोशिका, ठीक है। तो है ना, ये नहीं कि ये बोल सकते हैं इसको, है ना, ये थैला का पदार्थ का थैला है, नहीं है। ये बहुत जटिल होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका संरचना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर ये जो है ना, ये आपका पादप कोशिका है ना, जंतु कोशिका और पादप कोशिका की अलग ही संरचना। देखिए एक साइड क्या आपका है ना, है आपका, ये आपका जंतु कोशिका, और ये क्या आपका पादप कोशिका है ना। देखिए है ना, देखिए जैसे हम समझाए थे, तो इसको जूम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका जंतु कोशिका हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पादप कोशिका। देखिए जो पादप कोशिका होता है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। जो पादप कोशिका, इसमें क्या कोशिका भित्ति पाया जाएगा, है ना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, देखिए पादप कोशिका जो है ना, पादप कोशिका के जस्ट नीचे, पादप कोशिका जो है ना, पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे, कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन जो जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में सिर्फ क्या आपका ये कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, और कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और जो पादप कोशिका है, इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, और जो जंतु कोशिका है, इसमें भी क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो पादप कोशिका, इसमें क्या हरित लवक पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड जो है ना, जो प्लास्टिड है, जो आपका लवक है, वो लवक क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वैक्यूल्स जो रसधानी है पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता। अगर पाया भी जाएगा तो बहुत छोटा आकार में पाया जाएगा, ठीक है। और देखिए ना, उस वक्त क्या आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या आपका जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग है ना, समझिएगा, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जंतु कोशिका पादप कोशिका में विभेद करेंगे, तो हम लोग बता सकते हैं कि पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है ना। और ये पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होता है। तो कोशिका भित्ति की जस्ट एक लेयर है नीचे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में क्या आपका सिर्फ कोशिका झिल्ली है। तो पादप कोशिका में भी, जंतु कोशिका में भी केंद्रक है, तो पादप कोशिका में भी केंद्रक है। लेकिन देखिए जंतु कोशिका में क्या हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है। पादप कोशिका में भी क्या कोशिका द्रव्य, जो जितना संरचना देख रहे हैं कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य में क्या बहुत सारा पदार्थ, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब देखते रहते हैं, ठीक है। और जो ये राजधानी इसमें पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या किए, जो जंतु कोशिका है और जो पादप कोशिका है, दोनों की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं। ध्यान, जो जंतु कोशिका है और जो पादप कोशिका है, इसमें हम लोग क्या किए, जो है ना, जंतु कोशिका जो है और जो पादप कोशिका है, इसके संरचना के बारे में हम लोग देख लिए। अब ये कोशिकाओं के आकार, तो आकार के बारे में देखेंगे। देखिए ये क्या आपका पेशी कोशिका है। पेशी कोशिका का मतलब क्या, जो हमारे मांसपेशी कोशिका यही है। और ध्यान दीजिएगा, और ये क्या आपका तंत्रिका कोशिका है ना। ध्यान दीजिएगा, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या आपका, ये तंत्रिका कोशिका है, यही तंत्रिका कोशिका है ना। इसके जो सिरे वाला भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, है ना। ये जो सिरे वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये इसका केंद्रक हो गया,
है ना। और इसके ये बड़ा भाग को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। इसको है ना आपका सिनेप्टिक नोब कहते हैं, सिनेप्टिक सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब कहते हैं इसको, ठीक है। समझ गए। और यही है ना जो डेंड्राइट्स है ना, इसी डेंड्राइट्स के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करता है, समझ गए, जो ये न्यूरॉन कोशिका है, इसी कोशिका से क्या होता है, समझ गए, ये मान लीजिए एक और यहाँ पर न्यूरॉन कोशिका है, ठीक है। तो ये कोशिका से ये कोशिका में क्या होता है, ये डेंड्राइट्स के माध्यम से क्या होता है, आवेग को भेजा जाता है, ठीक है। अभी की ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि मानव शरीर जो है ना, देखिए मानव की जो पेशी कोशिका और तंत्रिका कोशिका का चित्र देख लिया आप लोग। अभी की पेशी कोशिका तुर्क रूपी होती है। तुर्क मतलब क्या, स्पेंडल, मतलब क्या, ये थे ना ऐसे से ऐसे होता है ना, ध्यान दीजिए ऐसे से होता है आपका, जो एक छड़क जैसा होता है, एक छड़ जैसा होता है, ठीक है। जबकि तंत्रिका कोशिका कोशिका बहुत लंबी और शाखित होती है, बहुत सारा शाखा होता है, लंबी। जो तंत्रिका कोशिका, देखिए तंत्रिका कोशिका इस तरह से था, तंत्रिका कोशिका क्या है, ये तंत्रिका कोशिका है, ये क्या तो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और इसमें क्या तो बहुत अधिक क्या होता है आपका शाखा होते हैं। इसी प्रकार कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, गोलाकार होती है ना। और कुछ अन्य कोशिका क्या होती है, लंबी होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। तो विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। कोशिकाओं एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों दिखती है, क्या कोशिका का आकार संरचना उसके प्रकार से संबंधित है, बोल रहा है कि कोई भी कोशिका है ना, इतना भिन्न भिन्न क्यों होती है, क्या उसका कार्य, उसका आकार संरचना क्या अलग अलग, हाँ है। क्योंकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में देखे, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। इसमें देखिए हरित वर्ग पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, तो अलग है। तो जितना भी चीज़ है सभी का कोशिका क्या है, अपने आप में अलग अलग है, संरचना भी उसका अलग अलग होगा। और बोला कि कोशिकाओं का विशिष्ट आकार, माप, संरचना उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है। ध्यान दीजिएगा, जिस कोशिका का, जिस जंतु कोशिका का, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ये सब अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है, और सभी का कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, इसका माप अलग होता है, इसका संरचना अलग होता है। अब देखिए कि कोशिकाएं शरीर में विभिन्न कार्यों को करने में कैसे सहायता करती है। जिसे बोला गया है कपोल, कपोल की आंतरिक कोशिकाएं पतली चपटी होती है। ये कपोल की आंतरिक सतह पर सुरक्षात्मक परत बनाती है, और तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो तंत्रिका कोशिका है ये हम लोग के शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका है को न्यूरॉन भी कहा जाता है, और शरीर की सबसे क्या बड़ी कोशिका है। ये हमारे शरीर में संदेश ले जा सकती है ना। जिसे बोले ना कि ये ना, जैसे कि आपका ये मान ली कि ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये एक तंत्रिका कोशिका है, ये क्या आपका डेंड्राइट्स है। फिर यहाँ पे मान लीजिए एक और तंत्रिका कोशिका है, तो देखिए इस तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट्स और एक का क्या सिनेप्स, इसी के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे आवेग जाता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, आवेग जाता है, और फिर ये आवेग क्या करता है, जो सूचना होता है ये हम लोग को क्या करता है, पहुँचाने का काम करता है ना। देखिए ये हमारे शरीर में संदेश ले जाती है, और इनका दीर्घीकृत आकार और शाखित संरचना इन्हें शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने और संदेशों को शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता करती है। ध्यान दीजिएगा, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, ट्रांसमीटर का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए ना ये एक न्यूरॉन है, फिर यहाँ एक न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स है, इसमें क्या है, जो डेंड्राइट्स है, जो इसमें सूचना आया, ये सूचना क्या करेगा, ये डेंड्राइट्स के माध्यम से इसमें ये भेजेगा, फिर ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को शरीर में, ये क्या करेगा, पूरे शरीर में फैला देगा। इसी तरह से क्या करता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है ना, सूचना को भेजने में क्या करता है, सहायता करता है, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है, ठीक है ना। तो है ना, इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स भी कहते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार पादप कोशिकाओं भी विभिन्नताएं प्रदर्शित करती है। पौधों में भी कोशिकाएं आयताकार, लंबी, अंडाकार, यहाँ तक कि नलिकाकार भी हो सकती है। समझिए, जो पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में भी बहुत तरह कोशिका होती है, अंडाकार होती है, गोलाकार होती है,